औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस मैथमेटिक्स BBA 2 के लिए लेक्चर नंबर 9 है और आज हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं क्रैमर रूल और इन्वर्स मेथड 3x3 मैट्रिसेस के लिए। तो देखें ज़रा कि क्रैमर रूल हमने इससे पहले 2x2 मैट्रिक्स के लिए सॉल्व किया हुआ है। अभी हम बात करेंगे 3x3 के लिए। इट मीन्स 3 रोज़ और 3 कॉलम्स। हमेशा याद रखें क्रैमर रूल्स हो या इन्वर्स मेथड हो तो दोनों में स्क्वायर मैट्रिक्स ही यूज़ होगा, उसी की हमने इन्वर्जन या करनी है या उसी पे क्रैमर रूल फॉलो कर सकते हैं। अब ये है क्रैमर रूल और इसमें हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल इसमें हमने डिटर्मिनेंट भी सॉल्व करना है और इसके अलावा dx की वैल्यू, dy की और dz की वैल्यू आगे जाके ये मज़ीद पढ़ते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए वाला जिसके अंदर एलिमेंट्स कुछ इस तरह हैं ABCDEF GHI और इसी तरह ये 3x3 का एक मैट्रिक्स है। हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो बेसिकल डिटर्मिनेंट ही क्रैमर रूल की सबसे बड़ी जो पहचान है, इसके अंदर हमने 3 तरह के डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करने होते हैं। तो अभी देखें फर्स्ट डिटर्मिनेंट हमने ए का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने ए का एलिमेंट लिया। जब ए का एलिमेंट चूज़ करेंगे तो उसकी रो और उसके कॉलम को हमने स्किप कर देना है, यानी BC और DG को हमने स्किप कर दिया। जो बाकी एलिमेंट्स हैं इसका हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह सेकंड वैल्यू के साथ हमेशा याद रखें माइनस आता है, और अगर प्लस में है तो माइनस में, अगर माइनस में है तो प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, यानी उसका साइन चेंज करना है सेकंड वैल्यू के साथ। इसकी रो और उसके कॉलम को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनके लिए हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेना है। इसी तरह हम बात करते हैं थर्ड में हमने क्या करना है, प्लस ही हो गया एंड वाली वैल्यू के साथ। अगर वैल्यू के साथ कोई साइन माइनस का है तो वो चेंज कर लेंगे। इसी तरह सी का एलिमेंट जब चूज़ करेंगे तो उसकी रो और उसके कॉलम को छोड़ के हमने उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेना है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद हमने इनकी वैल्यूज़ को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर लिख देना है। अब एक एग्जांपल के तौर पर ये ए की वैल्यू है, एक ए मैट्रिक्स है जिसमें 6 2 -4 5 6 -2 5 2 -3 है। तो 3x3 का ये मैट्रिक्स है, तो इसका हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो याद रखें कि हमेशा जब भी हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू के साथ साइन प्लस का, सेकंड वैल्यू के साथ साइन जो है जो भी होगा उसको हमने चेंज करना है, थर्ड वैल्यू के साथ वही साइन जो होगा। और अगर फर्स्ट के साथ माइनस का साइन है तो आप माइनस ही यूज़ करेंगे। तो देखें ज़रा कि इसका डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा ए के मैट्रिक्स को, यानी ये जो लाइनें जो हैं ये डिटर्मिनेंट का साइन है। फिर हमने फर्स्ट वैल्यू चूज़ की और उसके रो और उसके कॉलम को छोड़ के हमने बाकी एलिमेंट्स के दरमियान में डिटर्मिनेंट लिया। फिर इसी तरह सेकंड वैल्यू के साथ माइनस, उसके रो और उसके कॉलम को छोड़ते हुए बाकी एलिमेंट्स के साथ हमने डिटर्मिनेंट इसका सॉल्व कर लिया। थर्ड वैल्यू के साथ -4 आ रहा है तो -4 इसी तरह उसके साथ हमने इसके रो और उसके कॉलम को छोड़ के बाकी वैल्यूज़ के साथ डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं 2x2 वैल्यूज़ की मैट्रिक्स के साथ, यानी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -8 -18 और 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 और एक माइनस फार्मूले का है तो ये प्लस हो जाएगा। तो -18 + 4 हमारे पास क्या रह जाएगा, -14। इसी तरह बाकी वैल्यूज़ के साथ भी हम सेम यही डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। अब सेकंड वैल्यू में भी हमने सेम यही किया कि डायगोनल्स को मल्टीप्लाई किया और इनको ऐड सब्ट्रैक्ट किया। इसी तरह थर्ड वैल्यू में भी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई किया और ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। अब देखें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 6। किसी भी डिटर्मिनेंट का आंसर अगर आ जाए 0 के इक्वल तो उसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स और उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर हमारे पास इसका कोई भी आंसर आ जाता है, माइनस में आ जाता है, प्लस में आ जाता है, तो हमने उसका आंसर फाइंड करना ही करना है और उसमें उसका आंसर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसका कोई ना कोई आंसर हो गया एंड पे। अब हम बात करते हैं क्रैमर रूल की। क्रैमर रूल बेसिकली किसी भी लीनियर इक्वेशंस को हम जब कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में तो क्रैमर रूल सॉल्व करके इससे हम जो लीनियर इक्वेशंस में यूज़ होने वाले वेरिएबल्स हैं उनके आंसर फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये इक्वेशंस हमारे सामने हैं, जनरल इक्वेशंस हैं ये a1x + b1y + c1 z = d1। इसी तरह a2x है + b2y c2z = d2। इसी तरह a3x है b3y + c3z = d3। अब एक x का कॉलम है, इसमें एक y का कॉलम होगा और एक z का और एक कांस्टेंट का। जैसे कोफिशिएंट्स ऑफ
एक वेरिएबल जो हैं, वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट्स जो हैं उसका हमने पहले बनाया मैट्रिक्स। उसमें एक कॉलम जो है हमारे पास x का था, एक y का और एक z का था। ये था जस्ट कोफिशिएंट्स वाला मैट्रिक्स। इसके बाद हम बात करते हैं dx वाला मैट्रिक्स। dx वाला वो होगा जिसमें हमने जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको x वाली की जगह पर रिप्लेस कर देना है, और इसमें हमने जो a वाली वैल्यूज हैं ये x की हैं, b वाली जो हैं वो y की हैं और c वाली वैल्यू z की हैं। हमने पहले जब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x की जगह पर कांस्टेंट को रिप्लेस करेंगे। अब हम बात करते हैं dy की। dy में हमने क्या करना है कि y वाली वैल्यूज की जगह पर हमने रिप्लेस करना है वही कांस्टेंट जो मैट्रिक्स है उसको। इसी तरह dz में हमने कांस्टेंट मैट्रिक्स को z वाली वैल्यूज के साथ रिप्लेस कर देना है, यानी उधर जो भी वैल्यू होगी उसकी जगह पर हमने ये तीनों वैल्यूज जो कांस्टेंट की होंगी ये लिख देंगे। तो ये तो हमारे पास हो गया dx, dy और dz। फिर हमने इनके डिटर्मिनेंट भी सॉल्व करनी है। dx का अलग से डिटर्मिनेंट, dy का अलग से, dz का अलग से डिटर्मिनेंट। dx का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और डिवाइड करेंगे जो शुरू में हमारे पास a का मैट्रिक्स का या जो हमने d का एक मैट्रिक्स रखा है उसका हम डिटर्मिनेंट जो लेंगे उस पर डिवाइड जब कर देंगे तो हमें x का आंसर मिल जाएगा। सेम एज इट इज़ हम जब dy के मैट्रिक्स जो है उस पर डिवाइड करेंगे, जो सिंपल कोफिशिएंट्स वाला मैट्रिक्स है उसका जो डिटर्मिनेंट है उसके डिटर्मिनेंट को जब डिवाइड कर देंगे, यानी आंसर्स ही हमने डिवाइड करने सिंगल फॉर्म में, वो आंसर सिंगल वैल्यूज वो होंगी तो उससे हमें y का आंसर मिल जाएगा। इसी तरह dz की जब बात करते हैं तो उसमें dz के जो डिटर्मिनेंट होगा उसके साथ डिवाइड कर देंगे t वाले डिटर्मिनेंट को, और जिससे हमें आंसर z का मिल जाएगा। इसमें एक बात हमेशा याद रखें कि जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो x, y, z हैं और इनके साथ जो भी नंबर्स लिखे होंगे, अगर किसी के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो वो 1 होगा। जो नंबर्स लिखे होंगे उनको हम कोफिशिएंट्स कहते हैं, और वो कोफिशिएंट्स का हमने एक मैट्रिक्स अलग बनाना है, और जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, यानी जो इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यूज़ होती हैं अमूमन, और जिसके साथ वेरिएबल x, y, z की फॉर्म में नहीं होता उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। और जो कि हमने रेड से डिनोट किया d1, d2 और d3। इसी तरह जो हमारे पास जब हम उसको x वाले डिटर्मिनेंट के अंदर सॉल्व करते हैं या dx जब बनाते हैं तो हम वही कांस्टेंट वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देते हैं x वाली वैल्यूज़ के साथ, इसी तरह फिर y वाली वैल्यूज़ के साथ, और फिर इनको z वाली वैल्यूज़ के साथ हम रिप्लेस करते हैं। तो रिप्लेस करने से हमारे पास ये जो वैल्यूज़ बनती हैं ये x के लिए, फिर y के लिए और फिर z के लिए बनती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये है क्रैमर रूल, और क्रैमर रूल से भी एक एग्जांपल करते हैं जैसे आपका मज़ीद इस चीज़ की समझ आ जाएगी। तो एग्जांपल की तरफ आते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है x + 2 y + 3 z = -5 और 3x + y - 3z = 4, और नेक्स्ट वैल्यू है -3 + 4y + 7z = -7। तो अब इसमें हमारे पास जो है वो 3 इक्वेशंस हैं और 3 तरह की ही वैल्यूज़ हैं, x, y, z की फॉर्म में वैल्यूज़ हैं। एक वैल्यू है कोफिशिएंट्स वाली, फिर वैल्यू है x वाली, y वाली और z वाली कोफिशिएंट्स के अंदर भी, और जो इक्वल की दूसरी साइड पे है वो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स सामने लिखा वो है 1, 2, 3, जिसके साथ कुछ भी नहीं उसके साथ 1 होगा, फिर 3, 1 और -3 है, फिर -3, 4 और 7 है। हमने जो कांस्टेंट वैल्यूज़ थी -5, 4 और -7 x वाले मैट्रिक्स के अंदर हमने इनको रिप्लेस कर दिया। जब dx जब बनाएंगे तो उसमें हमने x वाली वैल्यूज़ की जगह पर हमने इनको रिप्लेस कर देना, यानी 1, 3 और -3 की जगह पर रिप्लेस कर दिया -5, 4 और -7। इसी तरह जब हम dx के बाद dy बनाएंगे तो हमने y वाली वैल्यूज़ की जगह पर हमने इसको रिप्लेस कर देना है। अब dy की वैल्यूज़ में जब इसको रखेंगे, जब y की वैल्यूज़ को हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पर तो हमने कांस्टेंट वैल्यूज़ के साथ रिप्लेस करना है। 5, 4 -7 के साथ हमने रिप्लेस कर दिया 2, 1, 4 को। इसी तरह देखें ज़रा कि dz में हमने z वाली जो वैल्यूज़ हैं 3, -3 और 7 के साथ रिप्लेस कर दिया -4, 5, 4 और -7 को। तो यहाँ पर ये हमारे पास dz की वैल्यू बन गई। सेम इसी तरह हमने dx के साथ भी सॉल्व किए वैल्यूज़। तो अब इन सारी वैल्यूज़ के हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व करने, dx का भी, dy का भी, dz का भी। डिटर्मिनेंट सॉल्व करके हमारे पास एक सिंगल नंबर आएगा, उसको हमने डिवाइड कर देना जो शुरू में हमने a वाला या कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स या d वाला जो मैट्रिक्स है उसके साथ। जैसे जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है d का आंसर हमारे पास आया 40, dx का -40 आया और dy का भी 40 आया। इनके ये डिटर्मिनेंट्स जो हैं उनके आंसर हैं
और फिर इसी तरह डी जेड का जो है वो -80 है। हमें आंसर फाइंड करना है एक्स का। जब भी एक्स का आंसर फाइंड करेंगे तो उसके लिए डी एक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा इसको डिवाइड कर देंगे डी के साथ। इसी तरह डी जब वाई का आंसर हमने फाइंड करना है तो ये जो डी वाई का डिटर्मिनेंट है इसका जो आंसर है इसको डिवाइड कर देंगे सिंपली डी के साथ। फिर डी जेड का जब हम डी जेड का आंसर फाइंड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कि इसका जेड की वैल्यू का हमने देखें ज़रा इसमें रिप्लेस किया। जब इसको हमने वैल्यूज़ को पुट किया डी एक्स के डिटर्मिनेंट को डी डिवाइडेड बाई डी का डिटर्मिनेंट, तो हमें एक्स का आंसर मिल गया -1। सेम इसी तरह डी वाई के डिटर्मिनेंट को डिवाइड किया जस्ट डी के डिटर्मिनेंट के साथ, तो 1 आंसर हमें वाई का मिल गया। और डी जेड का जो डिटर्मिनेंट है -80 डिवाइड कर दिया उसको हमने डी के साथ, तो हमें जेड का आंसर मिल गया -2। तो ये है एक्स वाई जी के आंसर -1, 1 और -2। अब हम बात करते हैं इन्वर्स मेथड की। तो इन्वर्स मैट्रिक्स या यूजिंग लीनियर इक्वेशंस बाय इन्वेरिएंट मेथड या इन्वर्स मेथड, तो उसके लिए हमेशा याद रखें कि सबसे पहले हम 3 तरह के मैट्रिक्स बनाने हैं। सबसे पहला ए वाला मैट्रिक्स होगा, फिर एक एक्स वाला इज इक्वल के बाद हमने कांस्टेंट का। पहला कोफिशिएंट्स वाला होता है मैट्रिक्स, हमेशा याद रखें इसमें कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है। फिर है वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं, जस्ट एक कॉलम है। और फिर इसी तरह इक्वल के इस साइड पे हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यूज आ रही हैं हमने उसका डिटर्मिनेंट ये मैट्रिक्स बना लिया। तो अब देखते हैं ज़रा कि सबसे पहले हमने ए वाला कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स लिखा जिसके अंदर ये एलिमेंट है, फिर एक्स वाले के अंदर वेरिएबल्स हैं, फिर बी वाले के अंदर कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो हमने इन्वर्स मेथड से कैसे ये एक्स वाई जी की वैल्यूज फाइंड करनी है कि ए इधर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो के आंसर आया है बी का। अगर ए इक्वल के उस साइड पे चला जाए तो वो ए डिवाइड हो जाता है या ए इन्वर्स हो जाता है। तो ए इन्वर्स बी हम जब फाइंड करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा एक्स का, इट मीन्स वेरिएबल्स का एक्स वाई जी का। तो बेसिकली हमने इसमें ए का इन्वर्स फाइंड करना है। ए का इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे कि ए वाला जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, उसके डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट में हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो क्या होंगी, 3 -1 2 है, इसी तरह 2 1 और -1 है, 1 3 और -5 है। 3 वाला जो फर्स्ट वाला ए वाला जो मैट्रिक्स है हमने इसको सॉल्व किया, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व किया तो हमें ए का डिटर्मिनेंट का आंसर क्या मिल गया -5, और ये 0 के इक्वल नहीं है तो इसका आंसर जो है वो एग्जिस्ट करता है कोई ना कोई। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का बता चुके हैं आपको पहले से ही। मेन इसमें जो चीज़ समझने वाली है वो है एडजॉइंट, क्योंकि ए इन्वर्स जो है हमेशा याद रखें एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। इसका एडजॉइंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसको आप समझ लें अभी कि एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है। हमेशा याद रखें कि इसमें हम नंबर नहीं चूज़ करते, जिस तरह डिटर्मिनेंट में नंबर चूज़ करते हैं उसकी रो उसके कॉलम को छोड़ते हैं, तो इसमें नंबर नहीं हमने चूज़ करना, बाकी इसकी रो और उसके कॉलम को छोड़ देना। जैसे फर्स्ट नंबर के लिए हम जब एडजॉइंट करेंगे तो उसकी रो और उसके कॉलम को हम छोड़ देंगे। तो फिर इसी तरह सेकंड के लिए माइनस में वैल्यू होगी, और इसी तरह जब थर्ड के लिए करेंगे तो फिर प्लस। जब हमने फर्स्ट एलिमेंट के लिए ये एडजॉइंट में फैक्टर्स उसके को फैक्टर्स बनाने हैं, इसको वैसे को फैक्टर्स कहते हैं, ये जो भी फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट के लिए जब हमने चूज़ किया इसको तो उसकी रो और उसके कॉलम को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स हैं तो हमने उसके दरमियान डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। इसी तरह सेकंड वैल्यू में माइनस के साथ यानी बाहर माइनस लिखेंगे और उसी के साथ आगे उसके रोज, और उसके इसमें हमने ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना होता, बेसिकली हमने इनके डिटर्मिनेंट सॉल्व करने हैं और वैल्यूज इनकी इधर ही लिखनी है इसी मैट्रिक्स के अंदर ही। जब हम बात करते हैं सेकंड रो में, तो सेकंड रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके लिए हमने उसकी रो उसके कॉलम को छोड़ते हुए बाकी जो एलिमेंट्स हैं उसके साथ हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। फिर उसके बाद सेकंड एलिमेंट में प्लस और थर्ड में माइनस आएगा। लास्ट वाले में फर्स्ट वाले की तरह सेम एज इट इज़ हमने रोज और उसके कॉलम को छोड़ते हुए जो बाकी एलिमेंट्स होंगे हमने उनको सॉल्व करना है। अच्छा, जब इनके हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेने तो जो एक आंसर इनका सिंगल आंसर बनेगा वो सिंगल आंसर हमने इधर ही लिखना है, और वो सारे होंगे को फैक्टर्स उस मैट्रिक्स ए वाले के एडजॉइंट के, ये सारे को फैक्टर्स हैं। जब इन को फैक्टर्स का हम ट्रांसपोज कर लेंगे यानी इनकी रोज और को कॉलम के साथ या कॉलम को रोज के साथ चेंज कर लेंगे तो हमें असल में एडजॉइंट मिल जाएगा ए का, जो कि हमने फाइंड करना था। वैसे तो जो 2/2 होता है उसमें हम डायगोनल की वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं और बाकी वैल्यूज़ को हम जो उनके साइन हैं वो चेंज करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है।
इसमें हमने 3/3 के लिए किया है। तो देखें ज़रा, हमने इनके जब को फैक्टर्स बनाए तो पहले का आंसर हमें -2 मिला, नेक्स्ट का 9, उससे नेक्स्ट का 5, फिर 1, -17 और -10 है, फिर इसी तरह -1 है, 7 है, 5 है। इनका हमने ट्रांसपोज कर लिया तो ये हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट जो है ये ए इनवर्स का आंसर है। अब इस ए इनवर्स के आंसर को अगर हम बी की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आंसर मिल जाता है एक्स वाली वैल्यूज़ का, जो कि हमने शुरू में बताया भी है। अगर हम पहले डिवाइड कर लेते हो तो हमारे पास जो फ्रैक्शन में वैल्यूज़ आती हैं इनको फिर मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम 1/a डिटर्मिनेंट को शुरू में लिख लेते हैं और एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू उसको पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई वही मेथड है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड को सेकंड के साथ प्लस थर्ड को थर्ड के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। इसी तरह सेकंड रो को जब करेंगे इस कॉलम के साथ तो उसमें भी सेम एज इट इज़। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 3 आंसर मिल गए, -15 है, 10 है, -5 है। जब हमने इसको -1/5 के साथ मल्टीप्लाई किया या जस्ट -5 के साथ डिवाइड किया तो हमें 3 आंसर मिल जाते हैं। फर्स्ट आंसर है 3, फिर है -2 और फिर है 1। तो ये है बेसिकली वो आंसर एक्स के जो कि हमने वेरिएबल्स की वैल्यूज जो फाइंड करनी थी ए इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करके। वैसे मल्टीप्लाई के मेथड आपको पहले बता भी चुके हैं। इसके अलावा एडजॉइंट जो है वो हमने आज एक नया इसमें पढ़ा है, वो आप देख लें। डिटर्मिनेंट का भी पहले बता दिया आपको। तो इसके बाद एक और एग्जांपल है, उसकी बात करते हैं। सिंपल सी एग्जांपल है, ये भी इसी तरह x - 5 + 2z = 3 है, 2x + z। अब इसमें y की जगह पर 0 वैल्यू होगी, =1 है। 3x + 2y + z = 4 है। अब इसमें हमारे पास 3 रोज और 3 कॉलम्स के लिए मैट्रिक्स, पहला a कोफिशिएंट्स वाला मैट्रिक्स होगा, फिर x वेरिएबल वाला और फिर b जो है वो कांस्टेंट का मैट्रिक्स है। सबसे पहले हमने ये a का मैट्रिक्स लिखा, फिर x का, फिर b का। हमने a का डिटर्मिनेंट पहले सॉल्व किया। अगर a के डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाता है 0 के इक्वल तो हम कहते हैं ये इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता वो क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब a का डिटर्मिनेंट सॉल्व किया तो उसका आंसर आया 5 और ये हमें पता चला कि ये नॉन सिंगुलर है और उसका आंसर एग्जिस्ट करता है। हमने पहले को फैक्टर्स बनाए एडजॉइंट फाइंड करने के लिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ते हुए बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान डिटर्मिनेंट, फिर माइनस सेकंड वैल्यू में उसके रो और उसके कॉलम को छोड़ते हुए जो बाकी एलिमेंट्स हैं उसके साथ हमने डिटर्मिनेंट उनका सॉल्व कर लिया। फिर थर्ड में भी सेम एज इट इज़। तो ये जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया उसी तरह जब हम इसके डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0, दरमियान में माइनस फार्मूले का, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, तो 0 - 2 हमें मिल जाएगी। इसी तरह सेकंड वैल्यू, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 और 9th वैल्यू जितनी भी हैं, टोटल 9 वैल्यूज़ हैं। तो 9 वैल्यूज़ के हमने को फैक्टर्स बनाए और उनका जो आंसर आएगा उसका हमने फिर किया ट्रांसपोज करने के बाद हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यूज़ हैं -2, 5, -1, -1, -5, 3 और इसी तरह 4, -5 और 2 है। हाँ, ये सारी की सारी वैल्यूज़ हैं एडजॉइंट ऑफ ए की। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे एक डिटर्मिनेंट से तो ए इनवर्स हमें मिल जाता है, लेकिन हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यही एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू को बी के साथ, जिससे हमें आंसर मिल जाएगा कि जो मल्टीप्लाई की वैल्यूज़ हैं उनका। अगर हम पहले इन्वर्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई डायरेक्ट करते हैं तो इन्वर्स की वैल्यू जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में हो जाएगी, तो मल्टीप्लिकेशन में फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो ज़्यादा बेहतर यही कि हम जो इन्वर्स 1/a जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए उसको हमने शुरू में रहने दिया, यानी 1/5 को हमने शुरू में रहने दिया। जो सिंपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है इसको हमने बी के साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने का मेथड वही है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ प्लस सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो हमें आंसर इस तरह मिले, -6 + 5 -4, ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद -5 और इसी तरह नेक्स्ट में 10 आंसर आया और लास्ट वाले में 15। अब 1/5 जो है 5 इधर 1/5 के साथ इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई किया तो हमें पहला आंसर मिल गया -1, दूसरा आंसर 2 और तीसरा आंसर 3। ये x की वैल्यूज़ हैं और x में वेरिएबल्स कौन से आ रहे हैं, x, y और z के। ये था हमारे पास इन्वर्स मेथड।
उम्मीद है कि आपको आज के इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।